न्यूज़ में खुशामदीद आकाश और यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, 2026 में तमाम ही देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आपको बताते चले कि नए साल की आमद है। आज साल का पहला दिन है और यही उम्मीद करते हैं कि ये साल 2025 की तरह, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 2025 में बहुत सारी कामयाबियां जो है वो समेटी हैं, सो 2026 जो है वो भी पाकिस्तान के लिए ऐसे ही हो। नए साल 2026 का आगाज़ मुल्क भर में दुआओं और उम्मीदों और बाराने रहमत के साथ हुआ है, जहाँ शहरियों ने बेहतर मुस्तकबिल की तवक्कात का इजहार किया। सियासी महाज पर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री से मुतालिक बड़ी रुकावट दूर हो गई, जबकि PTI की जानिब से महमूद खान अचकज़ई के नाम पर बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी सामने आ गई है। और उधर हम देखते हैं कि बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक अदालती पेशरफ्त, हुकूमती बयानात और 2025 की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान के साथ 2026 के लिए सियासी और माशी समत पर अहम सवालात जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में बात होगी नए साल 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान के लिए मौशी महाज से हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हौसला अफजा खबरें जो हैं वो सामने तो आ रही हैं, उसके साथ जहां ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने उम्मीद, खुशहाली और अमन के अशारियों में भारत और आलमी औसत पर सबकत हासिल की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नए साल का आगाज़ तारीखी तेज़ी के साथ किया है और KSE 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। मजमूई तौर पर 2025 पाकिस्तानी मईशत के लिए इस्तेहकाम, बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की वापसी का साल साबित हुआ है, जो 2026 के लिए मुस्बत समत की निशानदेही भी करता है। नाजरीन, हम हमेशा से बात करते हैं कि जिस भी फॉर्म पे हमें बैठने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है हम चाहते हैं दुनिया को दिखाएं। सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी यही कोशिश होती है। उसके साथ साथ स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे आप जिस एंकर को भी देखते हैं उसकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाया जाए। क्या ही खुशी की बात है, क्या ही 2026 भी हमारे लिए खुशाइंद उसी तरीके से हो जैसे कि 2025 था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला हुआ, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का नाम लिया और ये चीज़ फिर पूरी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान अमन का दाई है और वो पूरी दुनिया में ही अमन चाहता है। अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ना चाहूँगी और हमारे साथ आज मौजूद हैं तारिक सुमेर साहब, शकील करार साहब, सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब। वेलकम कहेंगे सर आप सभी को। बहुत शुक्रिया कि आज साल के पहले दिन आप लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में 2026 का पहला सूरज नई उम्मीदों और दुआओं के साथ तलू हो चुका है। आपका 2026 के हवाले से क्या पैगाम है? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को मुबारकबाद दूंगा नए साल की, और आपको और अपने साथियों को मुबारकबाद दूंगा। और ये सुबह आज तो सूरज हम देख नहीं सके क्योंकि बारिश थी, बहराने रहमत था, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो साल शुरू हुआ है ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल जो हैं, गज़ा के मज़लूमों के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए, कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी का साल साबित हो। और मैं हमेशा कश्मीरियों के हक़ में बात करता हूँ, गज़ा के मज़लूमों के हक़ में बात करता हूँ, सब मुसलमानों को करनी चाहिए और हमें तवक्को रखनी चाहिए जो पाकिस्तान को मसाइल हैं उस हवाले से बात आगे बढ़े और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इस्तेहकाम आए। मईशत के हवाले से काफ़ी बातें होती हैं, इस्तेहकाम आया है, दावा किया जाता है इस्तेहकाम का, और स्टॉक मार्केट की जैसे एंट्रो में भी आपने बताया बात होती है। उस हवाले से मैं अलग से आपसे बात मैं आखिरी बात कर लूँ ना, तो फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा। सवाल तो पूछा ही नहीं है, सवाल आपसे पूछूंगी। शकील करार साहब, साल का पहला दिन है और 2026 में हम दाखिल हो चुके हैं। जिस तरीके से बात की तारिक सुमेर साहब ने कि उम्मत मुसलमा के लिए ये साल 2026 जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी इस उम्मीद और दुआ के साथ अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि पाकिस्तान के साथ साथ तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनकी सलामती की बात करूँगा। और बिल्कुल इस बात की मैं तायद करूँगा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और बड़े अच्छे अंदाज से कर रहा है कि पाकिस्तान का जो असल जो उसका किरदार है अमन के हवाले से, दुनिया में अमन के हवाले से, प्यार मोहब्बत और इखलाक जो हमारा मज़हब हमें भी सिखाता है और हमारी जो अखलाकियात है, हमारी जो माशरती जो असूल है वो भी हमें सिखाते हैं कि हमने दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी अमन और प्यार मोहब्बत की बातें करनी है और उस पर अमल दरामद भी करना है और कराना है। उस पर अपनी तमाम तरह कोशिशें, अपने मसाइल बुरोकार लाने हैं, हुकूमत भी कर रही है और हम बतौर मीडिया भी हुकूमत के इस मस्बत इक़दाम में उनका साथ देना चाहेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सके और इस मुल्क के साथ साथ इस पूरे खित्ते की और इस पूरे इस रीजन की
जो है वो अमन की बात भी हम करना चाहेंगे कि पूरे खित्ते में अमन होना चाहिए, क्योंकि ये अमन ही हमें आगे बढ़ाएगा, तरक्की की मनाज़िल तय कराएगा और हमारी जो नई नस्ल है वो अपना उनको मुस्तकबिल फिर उनको अच्छा नज़र आएगा, बेहतर नज़र आएगा, तो वो मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली जहाँ पर बात आती है पाकिस्तान की, तो फिर हम सभी जो हैं वो एक पेज पर नज़र आते हैं। सगीर चौधरी साहब क्या समझते हैं, 2026 का आगाज़ हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। 2026 का आगाज़ हो चुका, आज पहला दिन है और उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह से 2026 में हमने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की और बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, अंडर प्रोग्रेस हैं, तो वो हम 2026 में उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि 2025 में हमें जो है वो बहुत सारी खुशखबरियाँ भी मिली थी और बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो आगे मिलने वाली हैं। इंशाल्लाह 2026 बहुत खुशाइंद रहेगा पाकिस्तान के लिए। असगर चौधरी साहब, आप एक कमेंट कीजिए और उसके बाद बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आकाशा। अल्हम्दुलिल्लाह नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 26 का सूरज तुलू हुआ है। 2025 में दफ़ाई और सफारती महाज पे हमने बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। अल्लाह करे ये जो 2026 है माशी और सियासी महाज के ऊपर भी हम कामयाब हो सके। तारिक ज़ुबैर साहब, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने 2025 को तारीखी कामयाबियों का साल करार देते हुए कहा है कि 2026 मज़ीद खुशहाली लाएगा। उनके मुताबिक मौशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद की बहाली कैसे मुमकिन हुई और क्या ये दावे हकीकत पर मबनी हैं या 2026 बस बातों से ख्वाब देखते और उम्मीदें ज़ाहिर करते गुजर जाएगा? जी, बातें तो बहुत की जाती हैं, बयानिए भी बहुत से बनाए जाते हैं, अमलन जब नताइज देने होते हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और जहाँ तक मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं बड़ी एक्टिव मिनिस्टर हैं पंजाब में, पहले यहाँ फेडरल में 2 मरतबा वज़ीर रह चुकी हैं और बड़ी मेहनती वज़ीर इनको माना जाता है और इन्वायरमेंट पे बड़ा इन्होंने पंजाब में काम भी किया है। अब मैं वो कहती हैं माशी इस्तेहकाम आया, तो मईशत तो हमारी डूबी हुई थी, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए थे ऑलमोस्ट, और हुकूमत तब्दील हुई, बानी PTI की आइनी तरीके से तब्दील हुई, फिर जो कुछ बाद में वाक़यात हुए वो एक अलग है। रोज़ाना कहा जाता था श्रीलंका बन जाएंगे, PDM हुकूमत में सर हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। मेरी जान वही बात कर रहा हूँ, ज़रा सब्र करें आप, आपकी मैं जी तारिक ज़ुबैर साहब पॉइंट करता रखिएगा हूँ। वो PDM जब दौर आया था तो आपको पता है कि क्या सूरत हाल थी, तो मुझे वो वाक़या याद है जब MD IMF से मुलाकात थी और सामान पैक हो चुका हुआ था तमाम स्टाफ ने कि जी अब हमने फ्लाई करना है, और यहाँ पे इसहाक डार साहब उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, बड़ी परेशानी की कैफियत थी, बजट भी पेश हो चुका हुआ था। तो उसमें मसला ये हुआ कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं जब वो MD IMF से मिलने गए तो वो मुलाकात 25 मिनट की थी शेड्यूल, तो वो 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटे चली गई और उनको कायल किया। फिर दूसरे दिन फिर मुलाकात हुई, फिर तीसरे दिन मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू करने के माहिर हैं और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और फिर वो पैकेज मंजूर हुआ और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट से बचे। उसके बाद महंगाई का तूफ़ान आया और वो महंगाई 29%, कुछ 40% की फ़िगर आई, उस पर गए आप। फिर स्टॉक मार्केट आपकी जो थी, अब महंगाई की शरह जो है, आज जो रिपोर्ट जारी हुई 4.1, 6.2 इस तरह की फ़िगर्स आ रही हैं। महंगाई बढ़ने की शरह जो थी ना वो आ गई नीचे। अब आप देखें स्टॉक मार्केट 55,000 से 1,76,000 पे आज सुबह जो 1900 पॉइंट्स रिकॉर्ड बना है, तो स्टॉक मार्केट भी बेहतर हुई। जो दीगर दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी की बातें हुई हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, और जो अमेरिका के साथ हमारे मामलात थे, बड़ी हमारी कशीदगी थी की कैफियत थी, ताल्लुकात में नरमी गर्मी थी। एक वक्त होता था कि हमारे एक वज़ीर आज़म थे, वो इंतज़ार करते थे कि साबिक़ अमरीकी सदर बाइडन कब टेलीफोन करेंगे, 2 मिनट की फ़ोन कर लेंगे, एक मैसेज कर देंगे, एक लेटर लिख लेंगे। उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई थी। फिर हालात ने पलटा खाया, अमरीकी सदर मुंतखब हुए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब मार्का हक हुआ तो पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले और पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली। अब मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, 3-4 अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं। एक है FPR के अंदर जो मामलात हैं उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
FBR का जो अमला है वो टैक्स कलेक्शन में जो टारगेट होते हैं पूरे वो नाकाम रहता है। बिज़नेस कम्युनिटी डरी फील करती है अपने आप को। अगर ये टैक्स की शरह को उसको थोड़ा सा 1% 2% नीचे ले आएँ तो आप देखें कि कितने लोग उसमें मज़ीद आएंगे। फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं या निजी शोबे के मुलाजमीन हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अपने ऐलान के मुताबिक सबसे ज़्यादा वो टैक्स देते हैं। क्या उसके रिटर्न में क्या मिलता है? क्या उन्हें हेल्थ मिलती है उसी तरह हेल्थ की फैसिलिटीज़, जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों का जो हाल होता है? और एजुकेशन के हवाले से आप देखें ना, यूरोपीय ममालिक हो गए या दीगर ममालिक हो गए, वहाँ अगर टैक्स दिया जाता है तो उसके रिटर्न में फिर एजुकेशन भी फ्री होती है, हेल्थ भी फ्री मिलती है आपको। तो इनको इस तरह की चीज़ स्कीमें लानी पड़ेंगी कि जो टैक्स देता है उसको उसके ID कार्ड में ही वो लिख दिया जाए। वो जिस भी दफ्तर जाए, जिस भी अस्पताल जाए, जिस भी स्कूल जाए, ताकि और प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें इंक्लूड करें कि उनकी फ़ीसेस में रियायत की जाए, उनके इलाज को तरजीह दी जाए, फिर लोग आपको टैक्स कल्चर की तरफ आएंगे ना। और फिर जो ताजर हैं उन्हें भी चाहिए कि भाई आपको जब अगर सस्ती चीज़ मिलती है, हुकूमत से आप बिजली की मद में कुछ सब्सिडी लेते हैं, आपको पता है कि जो फैक्ट्रियों को बिजली दी जाती है वो सस्ती दी जाती है, जो मेरे जैसा आप जैसा कंज्यूमर है उसको महंगी बिजली दी जाती है। हालांकि उसमें कमी की गई है। IPPs के साथ जो मामला थे, सबसे बड़ा मुश्किल मरहला था IPPs को छेड़ना। उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने, और एक SIFC के जनरल साहब थे, उनको वहाँ तैनात किया गया, पूरा कोऑर्डिनेशन की, और इसमें अवैस लगारी और उनकी टीम ने भी बड़ा काम किया। तो उनके साथ जो रीनेगोशिएट किया गया, इसमें अब ये नहीं हो रहा कि बिजली नहीं भी बनाई तो आप पैसे लेते रहेंगे। अब उसको बेहतर कर दिया गया क्योंकि उसमें बड़े मसाइल थे, इंटरनेशनल गारंटीज़ दी हुई थी। तो उसमें अब ज़रूरत है कि बिजली, अब सोलर का एक इशू है, सोलर आपने अलाउ कर दिया, लोगों ने लगवा भी लिया। अब उसमें रुकावटें डाल रही है हमारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सी चीज़ें ला रही है, और उसमें रुकावट जो है अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो डटे हुए हैं कि जी ये आप इस तरीके से नहीं चलेगा। एक आपने सहूलत दी है, या फिर आप बिजली सस्ती कर दें तो लोग सोलर की तरफ ना जाएं, आप उस तरफ ना करें। किसान के लिए जो मसाइल हैं उसमें आपको बेहतरी लानी पड़ेगी। गंदम का जो मसला है प्रोडक्शन का, उसको हल करना पड़ेगा, ताकि उसको हल करना पड़ेगा ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और तमाम तरह हालात पाकिस्तान के वो भी बेहतर होंगे। शकील करार साहब, पंजाब सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने 2025 को तारीखी कामयाबियों का साल करार दिया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी तारीखी कामयाबियां वो भी आप हमारे सामने रखें, और उसके साथ उन्होंने 2026 का भी जिक्र किया है कि वो भी खुशहाली लेकर आएगा। उनके मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद की बजाय, ये बहाली की बजाय चीज़ें जो है वो कैसे मुमकिन है? शुक्रिया आकाशा, मेरा भी यही सवाल है आपसे भी और तारिक सुमैर साहब से भी, कि इन्होंने जो कहा कि बड़ा अच्छा गुजरा, खुशहाली आ रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है। साथ ही उन्होंने अपनी जो तफसीलात पेश की हैं तो उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि हम पाकिस्तानी का बच्चा और आने वाले अगले कई सालों तक वो IMF का मकरूज़ रहेगा, और वो हर साल अरबों रुपए वो टैक्स उसका सूद अदा करता रहेगा और उसमें जकड़ा रहेगा। तो अगर IMF के हम शिकंजे में जकड़े रहेंगे तो फिर मईशत बेहतर कैसे होगी, महंगाई कैसे कम होगी, FBR का निज़ाम कैसे बेहतर होगा, टैक्स नेट में लाने के लिए मैक्सिमम। और उन्होंने ख़ुद भी कह दिया कि टैक्स नेट में हम जैसे तनख्वाहदार और गरीब तबका तो वैसे ही पिस गया है उसमें, कि उसने एक माचिस की डब्बी लेगा उस पर टैक्स देगा वो। तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्री मालकान हैं, वो टैक्स नहीं देते, कितना % देते हैं, जो FBR को बेहतर पता होगा। वो बिजली की मद में, गैस की मद में कितने बिल अदा कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, ये भी उनके इल्म में है। तो असल तो नेट में उनको लाना है, कारोबारी तबके को लाना है। जबकि ऑलरेडी जो मुलाजमीन है, तनख्वाहदार है या मिडल और लोअर मिडल क्लास है, वो तो पहले ही टैक्स के जद में इतना आ चुके हैं कि आधी कमाई उसकी टैक्स में निकल जाती है। हम एक कॉल करते हैं उस पर भी टैक्स है, कॉल हम 1 मिनट की करें या 2 मिनट की करें, 8 मिनट के हिसाब से हमें टैक्स वसूल जाता है। आप कॉल लोड करें तो टैक्स है, कॉल करें तो टैक्स है। इतने टैक्सेस हैं कि अब उसको हमें याद नहीं रहता कि किस में कितने % टैक्स हम पे कर रहे हैं। खाना जाए तब टैक्स पे करें, कार्ड में टैक्स है जी, जो भी है आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे। डायरेक्ट तो मेरी जेब में तो कोई भी नहीं आ रहा ना आपकी जेब में जा रहा है, खजाने में जा रहा है। तो हम तो बात कर रहे हैं मईशत की बेहतरी, महंगाई कमी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मरियम औरंगजेब साहब ने फरमाया, तो हमें बता देते हैं कि कहाँ पर खुशहाली आई है, कहाँ बेहतरी आई है,
कौन सी इंडस्ट्री लग गई है, इंडस्ट्री की बेहतरी हो रही है, किसान की बेहतरी हो रही है, गंदम की कीमत किसानों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़िक्स हो रही है, बता दें हमें। तो खुशहाली उम्मीद कर रही है, वो अच्छी बात है, उम्मीद उन्होंने कर ली है 2026 की, अगस्त 23 की भी कर ले, लेकिन हमें को बता देना कि वाज़ेह कर दें कि ये तब्दीली पाकिस्तान में आ गई है, 25 में आई है, 24 में आई है, फिर हम खुशी का इज़हार करें, मुबारकबाद पेश करेंगे इनको। अगर इनके पास मुस्तकबिल का प्लान है 26 का, बेहतरी लाने का, मईशत बेहतर करने का, महंगाई कम करने का, वो बता दें। देखिए ना, आप सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, तो आप मनाते रहें। हमें तो उस वक्त काम यकीन आएगा जब हमारे सामने कोई फिगर आएंगे, कुछ चीज़ सामने आएगी, कोई प्लान सामने आएगा कि ये कुछ हो चुका है, ये होने वाला है। बिल्कुल। सकीर चौधरी साहब, क्या समझते हैं? आपसे भी यही सवाल करूंगी। जिस तरीके से शकील करार साहब ने बात की, 2025 को तारीखी कामयाबियों का साल करार दिया जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि अवाम का बुरा हाल रहा है 2025 में। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महंगाई महंगाई महंगाई, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी नज़र से गुजरी कि एक आम आदमी जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। फिर खुशहाली कौन सी थी 2025 में आम आदमी के लिए? कहने में कोई हर्ज नहीं है, और खुशफहमी जो है होती है वो इंसान को ले डूबती है। आपको एक्चुअल जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देख के जवाब देना चाहिए, और हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान में खुशहाली कितनी आई और पाकिस्तान में बदहाली कितनी है। ठीक है, नो डाउट कि 2025 जो है वो वेल्थ इमिग्रेशन का यानी सरमायाकारों की नकल मकानी का साल रहा। थोड़े से अदादोशुमार अर्ज़ कर देता हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पर अब देखें, फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आ जाऊँगा, 1 मिनट लूँगा। ये बरतानिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने नकल मकानी किया, जो अरबपति बिलीनियर्स हैं, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ या पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, सरमायाकार थे, उन्होंने छोड़ दिया बरतानिया को। 16,500 सरमायाकार बरतानिया को छोड़कर दीगर ममालिक चले गए। इसी तरीके से चीन से भी छोड़ा गया है, 78,000 का फिगर 7800 का फिगर सॉरी आ रहा है, और भारत से भी छोड़ा है। 3,500 सरमायाकार जो है वो भारत को छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले गए। इसी तरह जनूबी कोरिया से 2400 सरमायाकार जो उन्होंने छोड़ा। अच्छा, अब यूएई जो है वो इस वक्त सरमायाकारों का एक मरकज़ है तवज्जा का, वहाँ पर ही तमाम सरमायाकार जो है वो अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पे टैक्स फ्री है जी। आपको कोई लंबा चौड़ा टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको बहुत सारे फाइलों का पेट नहीं भरना पड़ता, वहाँ पे करप्शन फ्री माहौल है, गवर्नमेंट ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में की हुई है, वहाँ पे चीज़ें बिकती नहीं हैं कि आप अपने कौमी असासे बेचते नहीं हैं, या करप्शन या किकबैक्स नहीं है। तो इस वजह से यूएई में दुनिया भर से 9,800 सरमायाकार जो हैं अब तक 2025 में दाखिल हुए, और अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि इस साल यानी 2026 में इनकी तादाद दुगनी हो जाएगी। रियल एस्टेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त आप कह लें कि पसंदीदा तरीन जो है वो कारोबार है, वहाँ पर सरमायाकारी सबसे ज़्यादा हो रही है। और हमारी रियल एस्टेट का ये हाल है हमारे मुल्क में कि आपने पिछले 4-5 साल से रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जो बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करता है, रोज़गार के मौके मुहैया करता है। सरकारी नौकरियाँ, सरकारी जॉब्स जो हैं वो इस तरीके से मुल्क की मईशत में उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर सकती जितना किरदार आपका प्राइवेट सेक्टर करता है। नंबर 2 है, आपका एक ज़राई मुल्क है। देखें, आपने ज़राअत पे क्या रिसर्च की, ज़राअत पे आपने कितनी तवज्जो दी, आपने डेयरी फार्मिंग, आपने लाइफ स्टॉक को कितना प्रमोट किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक अदारा बना हुआ है हमारा, उसने क्या क्या इकदाम किए, 1% भी नहीं किए, और अगर करप्शन की बात करें तो वो हाई लेवल पे है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे किन किन इदारों में करप्शन होती है। आप इस्लामाबाद को ले लीजिए, 15 अरब के मंसूबे यहाँ पे, आपने इस्लामाबाद के दरख्त, हुसन और ग्रीनरी को उखाड़ के जनाब इसको एक खंडर में तब्दील कर दिया। 15 अरब के मंसूबे हमने बना दिए। चौधरी साहब, क्या ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट आप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ चुका है असगर चौधरी साहब। चूँकि हर पीटीआई पे ख़ास तौर पे कड़ी नज़र रखे हुए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पीटीआई क्या बात कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उनको ये बात करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को बहुत बाखूबी उसको समझ सकते हैं असगर चौधरी साहब। उसी हवाले से सवाल आपके सामने रखूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब की अदालती पटिशन वापस लेने के बाद कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकर्री का रास्ता जो है वो हमवार हो गया है। क्या ये पेशरफ्त हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमत के दरमियान मुकालमे की नई राह को हमवार कर सकती है? बहुत शुक्रिया काशा।
अगर आपके सवाल की जानब आने से पहले मैं सिर्फ थोड़ी सी कारकर्दगी अगर पंजाब हुकूमत की बता दूं, वन लाइनर ही बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जी सर। क्योंकि तारक सुमैर साहब बात कर रहे थे तो मेरी आंखें बंद थी, मैं सोच रहा पंजाब था के बॉर्डर कि पे रहते हैं ना शायद भाई। ये स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत की बात आप कर रहे हैं। पंजाब में आ जाएं। देखिए, पंजाब हुकूमत की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, इसमें उनकी और ट्रांसपोर्ट जो थी आपकी, सड़कों का उन्होंने एक जाल फैलाया है, इसमें कोई शक नहीं है और ये बिल्कुल काबिल सताइश है मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी। लेकिन क्या जो इस दौर में किसान पंजाब के बर्बाद हुए हैं उन पर कोई तवज्जो दी गई? जो काटेज इंडस्ट्री थी वो तबाह हुई, उसके ऊपर कोई तवज्जो हुई? जो फैसलाबाद की पावर लूम्स थी वो बंद हुई, उनके ऊपर कोई तवज्जो हुई? तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ये एक सवालिया निशान भी है साथ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। साथ ही अगर आप जो आपका जो सवाल है, देखिए कल हम मौजूद थे जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चीफ विप मलक आमर डोगर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पे जाके तो वो जो इतराज़ात थे स्पीकर के उनका जवाब जमा करवाया। तो वहाँ पर एक बड़ी मानी खेज़ बात थी उस वक्त जो नुमाइंदे थे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की कि जी आपके मुश्ताक साहब का हवाला दें। जी मुश्ताक साहब बड़े सीनियर अफसर हैं और बहुत अच्छे बैरोक्रेट हैं, एक अरसे से कौमी असम्बली में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो कहा जी अब हम इनकी जांच पड़ताल करेंगे। तो ये तो एक तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया और हम देखें अब नामजदगियाँ लेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप किसी को नामजद करें। देखो, और ये अपोजिशन की बाकी पार्टियों का भी हक है कि वो अपने उम्मीदवारों को नामजद करें। तो मेरे ख्याल में मैसेज तो बड़ा क्लियर है, अगर किसी को समझ आ रहा हो। तारक सुमैर साहब को तो समझ आ चुका है। बस तारिक सुमैर साहब की जानिब बढ़ जाता है। उन्होंने अब करना क्या है, देखिए उनकी कोशिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी मौका मिलना चाहिए और मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि वैसे भी बहुत अच्छे और समझदार और सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियत हैं, जोड़ तोड़ के भी बड़े माहिर हैं, उनकी ये भी कोशिश है कि अगर ठीक है अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वो बन जाते हैं। और आपको पता है कि जब LFO आया था और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस वक़्त भी अक्सरियत गो के किसी और पार्टी के पास थी पार्लियामान के अंदर, मगर जो अपोजिशन लीडर की नशिस्तों पर बैठे थे वो मौलाना फजल रहमान बैठे थे। तो बर्फ़ तो उस सूरत में पिघल सकती है कि जनाब स्पीकर साहब ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा करें और कहें जी ठीक है आपकी वो 70+ दस्तखतों के साथ मेरे पास नामजदगी आई हुई है और मैं महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करता हूँ। मगर मुझे यकीन है और बिल्कुल पक्का यकीन है कि ये नोटिफिकेशन नहीं होगा और अगर हुआ भी तो इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी इस मामले को मज़ीद लटकाया जाएगा, मज़ीद गुफ्त व शनीद होगी, हो सकता है खतूत का तबादला हो। हालांकि पार्लियामेंट के एक कोने के ऊपर अगर स्पीकर का चेंबर है तो दूसरी साइड पर अपोजिशन तारिक सुमैर साहब की तरफ में बढ़ना चाहती हूं। याद तारिक सुमैर साहब, ओके ठीक है, तारिक सुमैर साहब। तारिक सुमैर साहब, जिस तरीके से असगर चौधरी साहब ने बात की कि ये वाला जो मामला है इसको लटकाया जाएगा, क्यों, मतलब वजूहात क्या हो सकती है? मैं ज़रा पहले शकील करार साहब की 1-2 बातों का जवाब दे दूं। जी, जब ये हुकूमत आई थी ना शकील साहब, तो स्टेट बैंक का जो शरह सूद है वो 22% पे था, ठीक है जी। अब वो कम होके 10.5% पे आ सर ये बता दें, ये एक सुने ना भाई यार, सुने बात, आप खामोश हो जाएं आप, ठीक है। जो एक नारा लगा था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं पैसे भेजना बंद कर दे, ये कैंपेन चलाई गई थी ना, फिर रिकॉर्ड बना 38 बिलियन डॉलर के तरसीलात ज़राए, वो भी इसी हुकूमत के दौर में आए। कब? फिर आप इसी दौर में आए ना भैया, अभी 38 अरब कब आए सर? अभी आए हैं, 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना पहले की फिगर है वो भी दे रहा हूँ। फिर आप ये देखें कि जो करंट अकाउंट का खसारा था जी वो कितना कंट्रोल हुआ है और उसमें 100 मिलियन डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस पे गया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है तारीख में। ये चीज़ें प्लस पॉइंट हैं, आप इसको भी नोट करें और माहिर मईशत जो है उनसे जाके पूछ लें। अगर मैं फिर एक मिनट छोड़ दें मुझे बोलने दें, आप खामोश हो जाएं। अगर खामोश नहीं होंगे तो फिर मैं आपको बाद में सर आपकी तरफ भी आऊंगी, पहले तारिक सुमैर साहब अपना पॉइंट आपने ये पॉइंट है कि स्पीकर साहब नॉमिनेट करेंगे अचकज़ई साहब को या नहीं। अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन इन्होंने की, मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूँ अपनी जो मालूमात की रोशनी में मुसद्दका जी कि अचकज़ई साहब के साथ हाथ किया गया पहले मरहले में। सबको पता था कि जी डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट से लाने हैं, सुप्रीम कोर्ट से लाने हैं, वो जानबूझ के ताख़ीर की गई।
और नॉमिनेशन उस वक्त की जाती है जब सारे एतराज़ात दूर हो जाएं, तो फिर आपने एक लिस्ट देनी होती है असम्बली सेक्रेटेरिएट को, स्पीकर के पास जाके, स्पीकर ऑफिस में। इन्होंने पहले 70 बंदों की दे दी। अब जो मुश्ताक साहब हैं, लॉ के बड़े माहिर हैं, सीनियर तरीन अफसर हैं, स्पेशल सेक्रेटरी के पास उनका एडवाइज़र है, बल्कि अब तो उन्होंने जो पॉइंट उठाया है उससे ये लगता है कि अभी ये मामला ताख़ीर का शिकार होना है। फिर आपको याद होगा कि मतलब कबूल ही नहीं है मतलब आपको ताख़ीर महमूद परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था उसमें पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी, अपोजिशन में। जी जी। और एमएमए की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर के पास रूल्स में कुछ थोड़ी गुंजाइश आती है। मौलाना फजल रहमान साहब मेरा ख्याल है इस माहौल में अपोजिशन लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है और ना वो बनेंगे। उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बने, वो उन बातों में नहीं आ रहे। और उनका वो मौलाना साहब की तादाद 10 या 11 उनके एमएनएज हैं, तो इतने कम तादाद में बनेगा इन्हीं में से जो बानी पीटीआई ने नॉमिनेट किए हैं, और थोड़ा प्रोसेस होके बन जाएगा। और एक दफ़ा महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेशन से पहले स्पीकर के चैम्बर में जाना पड़ेगा। वो आज खुद स्पीकर के चैम्बर में नहीं जा रहे, और वो मुझे लगता है कि आइंदा वो जो वीडियो और ऑडियोज आपने मंगवाई थी उनका क्या हुआ है? वो भी रिलीज़ हो जानी है, बहुत जल्द रिलीज़ हो जानी है। एक और सवाल भी, स्पीकर कौमी असम्बली ने 12 जनवरी के इजलास में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री का ऐलान करने का इम्कान जाहिर किया है, और जिस तरीके से असगर चौधरी साहब ने कहा कि ये मामला भी लटकता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन तारिक सुमैर साहब ने कहा कि ये जो ताख़ीर होगी या ये जो मसला जो है इसको लटकाया जाएगा तो ये कहीं और से लटकाया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। असगर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सवाल वही है, आप चाह रहे थे कि इस पर आप बात करें कि सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने 2025 को तारीखी कामयाबियों का साल करार दिया है। सो क्या समझते हैं कि वाकई तारीखी कामयाबियों का साल था? कुछ बताना चाह रहे थे आप इस पे? जी जी बिल्कुल। पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जनाब वो जिन शोबों में उन्हें कामयाबियाँ मिली हैं उनकी सताइश ना की जाए तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। लेकिन साथ आप ज़रा ये भी देखें, बड़े दावे किए जा रहे हैं ना जी कि हमने माशी हालत बहुत अच्छी कर दी है। अब ये बड़ा टेक्निकली ये बात है कि बरामदात जो हैं, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे आपका 3.2% जो है वो कमी आई हुई है, और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं सामान तैश उसमें अंदर 11.1% इजाफा हुआ है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये इजाफा होता है। तो इसे हम कामयाबी कैसे मान लें? दूसरी बात ये है, तारिक सुमैर साहब बड़ी अच्छे तरीके से कह रहे थे जी कि बहुत ये देखें इतना ये हो गया, वो $1 मिलियन का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए बड़ी अच्छी काविश है पंजाब हुकूमत की, और मैं हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा, वफाकी हुकूमत को, और अब हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, क्यों आप जनाब इतना बजट आप हमारे ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा के इकट्ठा करते हैं? NFC का तो मसला आपका पंजाब हुकूमत ने हल कर दिया है कि मतलब ट्रैफिक के चालान जो है इतनी हैवी अमाउंट रखी जा रही है वहाँ पर, और आपको पता है कि 3 सूबों की आबादी एक जानब और बेचारे मेरे पंजाबी भाइयों की आबादी एक जानब, तो वो जो आधी आबादी का मुल्क है पूरा पंजाब, वहाँ पर ट्रैफिक कानून के जुर्माने इतने ज़्यादा रख दिए कि पूरे NFC का मसला हल हो सकता है, बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकते हैं, हम बलूचिस्तान को तरक्की दे सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की दे सकते हैं, हम थर को तरक्की दे सकते हैं सिंध के अंदर। तो ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है। आपने ये नहीं कह दिया कि बांग्लादेश को कर्ज भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत के ट्रैफिक जुर्मानों से हम बांग्लादेश के, अफगानिस्तान को भी हम कर्ज दे सकते हैं। मतलब हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या समझते हैं तारिक सुमैर साहब, महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए PTI ने अपना जवाब जो है वो तो जमा करवा दिया। क्या ये तकर्री PTI की पार्लिमानी हिकमत अमली में एक तब्दीली की निशानदेही करती है, ख़ास तौर पर जब ये ओहदा पहले उमर अयूब के पास था? जी बिल्कुल जी, आपको पता है उमर अयूब हमारे बड़े दोस्त हैं, और उनके वालिद साहब के साथ मेरा बड़ा तल्लक था। गौर अयूब साहब वो डिस्क्वालीफाई हो गए, 9 मई के मुकदमात में थे, लेकिन उन्हें दाद दूंगा आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए।
वो 9 मई से पहले भी गिरफ़्तार नहीं हुए थे, बाद में भी नहीं हुए, हरीपुर में ज़्यादातर रहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ और पंजाब की तरफ नहीं आते। पहले जब अपोजिशन लीडर थे बड़ी दबंग तकरीरें करते थे। अब उनकी जगह बानी पीटीआई ने ये सोचा कि ये सब लीडर बेकार हैं जो पीटीआई के जी। हैं, वो कॉल उनकी सोच के जो लोग हम तक पहुंची, और वो कहते हैं ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। इनको लीडरों को किसी का नाम तो अब उन्होंने अब कंप्रोमाइज़ सबको कह दिया, तो इसके में असद कैसर भी आ गया, बैरिस्टर गौर भी आ गया, जुनैद अकबर भी आ गया, जो भी इनके पार्लियामेंट में सीनियर लोग हैं, तो उनमें से किसी को नहीं किया। हालांकि असूलन मेरी राय में असद कैसर और बैरिस्टर गौर में से बेहतरीन दोनों शख्सियात थीं, इन दोनों में से किसी को बना देते। अब देखें, एक वो शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर बना दिया, हालांकि पार्लिमानी लीडर के हकदार भी असद कैसर बनते हैं, सीनियर तरीन है। असद कैसर की कुर्बानियाँ ये देखें कि उसने वो क्या नाम है परवेज़ खट्टक साहब के साथ एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वन लाइनर होती थी कि हमने छोड़ दी पार्टी, उसमें बैठे कोई जुमला नहीं बोला और उठ के चले गए, और परवेज़ खट्टक उधर चले गए, ये इधर पार्टी के साथ खड़े रहे। और अब उनको नहीं, महमूद खान अचकज़ई को इसलिए किया कि शायद खान साहब शर्मिंदा हुए हों कि मैंने जो महमूद खान अचकज़ई की नकलें उतारी थी 2014 के धरने में, और उसके बाद जो उन्हें बुरा भला कहा था। और महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अब जमहूरी पसंद हैं, शायद खाकान अब्बासी के मुताबिक वाहिद शख्स हैं जो आइन की बात करते हैं। हालांकि शायद साहब आप भी आइन की बात करते हैं, सब आइन की बात करते हैं, लेकिन मतलब अपना अपना निकाला जाता है आइन में से। महमूद खान अचकज़ई हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे जी। इसी की वजह से उनका जो नोटिफिकेशन में पहले तहकीक हुई उसमें लीगल रीज़न भी थे। अब मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ, अभी ये मामला डिले होना है। और पीटीआई की जो क़यादत थी, मुझे एक पीटीआई के रहनुमा ने एक मरतबा वो स्पीकर साहब को मिल के निकले, कैमरे पे उन्होंने डट के कहा कि हम अभी बात करके आए हैं, कि कल तक हम सारे, ये 2 महीने पहले की बात है, सारे डॉक्यूमेंट हम जमा करा देंगे, ये कर देंगे। कैमरे से हटे, मैंने कहा सर बाकी आप चाहते हैं कि अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर बने? तो उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों चाहेंगे, हमारी पार्टी में सब लोग नहीं हैं, उनमें से किसी को बनाना चाहिए था। लेकिन जुर्रत इनके अंदर नहीं थी कि जाके बानी पीटीआई के पास मिलते या एक ख़त लिख के भेजते हैं। उनकी बहनों की मुलाकात पहले तो होती रही है ना, वकला की भी होती रही है, जाके बात करते कि भाई आप अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बन गए हैं, आप अपोजिशन लीडर पीटीआई का बंदा बनाएं, क्योंकि 70 नशिस्तें जो हैं पीटीआई की हैं, महमूद खान अचकज़ई अकेले हैं। और महमूद खान अचकज़ई इस इलेक्शन में जिस तरह जीते हैं, वो मौलाना फजल रहमान के साथ सियासी इत्तेहाद करके जीते हैं। एक नशिस्त में मौलाना फजल रहमान ने इनकी सपोर्ट की, और मौलाना साहब की नशिस्त पे इनकी पार्टी ने सपोर्ट की। इनकी अपनी पार्टी जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, वो भी 2-3 हिस्सों में बिखरी हुई है वहाँ पे, तो वो इनका कंट्रोल नहीं। 2013 से 18 तक की जो हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसमें इनके भाई गवर्नर थे, सूबा इनके एक भाई मिनिस्टर थे, तो उसी बुनियाद पे इमरान खान इनकी नकलें उतारते थे, चादर ऐसे उड़ते होते थे। और अब इमरान खान अगर इससे बात कर सकते हैं तो इमरान खान साहब को आखिरी में मशवरा दूंगा कि आप नवाज शरीफ से भी बात करें, ठीक है। वो आपके घर चल के गए थे 2014 में, जब आप ज़ख्मी होकर गिरे थे इलेक्शन कैंपेन में, अस्पताल में सबसे पहले आपकी इयादत करने गए थे। आप आसिफ जरदारी से भी बात करें, आप सियासत करें जैसी उन्होंने आपके साथ सियासत की, आप भी सियासत करें। आप कह रहे हैं मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करने का मशवरा दे रहे हैं। असगर चौधरी साहब क्या समझते हैं, तारिक सुमैर साहब की बात में वजन तो है कि मतलब इनकी जो पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, ये जो पहले वाली क़यादत थी, इसमें भी अहल लोग मौजूद थे, तो ऐसे में महमूद खान अचकज़ई को सामने लेकर आना वजूहात क्या हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, तारिक साहब की चूँकि एक अलग सोच है, और तारिक साहब ने जो आज तक देखा है वो यही देखा है कि इक़्तिदार जो है वो अपने घर में ही रहे, अपने बेटे बेटियों भतीजों में ही वो रहे। अगर किसी को हमने ऊपर लेकर आना है तो चले, कोई हो गया, वो आ गया, या अजीज रिश्तेदार हो गया, या करीबी दोस्त, या जेलों में किसी ने खिदमत की है तो उसको ओबलाइज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती हैं।
और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने सोहेल अफरीदी है। और सोहेल अफरीदी उस्मान को बुज़दार है, महमूद खान शायद उस्मान खान बुज़दार है, को भी कोई परवेज़ नहीं खट्टक जानता। है, बड़े-बड़े नाम नहीं हैं। जानता था गंडापुर है। उस्मान बुज़दार, कोई वो उसके फरागोगी हैं। बानी पीटीआई के मामे का गोगी हैं। पुत्र नहीं था, बिल्कुल नहीं जानते थे वो उस वक्त भी। और एक ऐसे शख्स को लेकर आए, वो समझे चूँकि वो मासूम थे, उन्हें नहीं पता था कि इक़्तिदार में क्या होता है, और फिर चले वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन आप सोहेल अफरीदी को देख लें, और आपने शायद खट्टक की बात की, एक आम कारकुन सर, ISF का वो सदर था, और उसे उठा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया। जरा आप भी तो कोई ऐसी मिसाल हमें दे देना, शायद इन दोनों पार्टियों की दे देना। शायद खाकान अब्बासी क्या क्या नहीं था, और शायद खाकान अब्बासी ने कब कब जो है वो इन्हें सहारा नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर तो बने ना भाई, अगर बना दिया तो बाकी किसको बनाया है? शायद राजा खट्टक को परवेज़ पार्लियामेंट लीडर बना दिया। ठीक यूसुफ है। रजा गिलानी राजा परवेज़ की जी देखो, वो तो पीपल्स पार्टी की तो बात ही कुछ और है ना। चलें, आप- पीपल्स पार्टी आप तो कह रहे हैं, कारकुनों को देती आप है। कह रहे हैं मैं खानदान नून की से बात बात कर रहा हूँ ना। नून आपने की बात पंजाब हो रही, में खानदान की करार बात साहब, नहीं हो आपकी रही। तरफ आना अपने चाहूंगी। अलावा आपने पंजाब बहुत में शुक्रिया आपको मौका साहब, मिला, आपका पॉइंट आ मुझे चुका ये है। पॉइंट पूरा करने दे प्लीज। जी। पंजाब में आपको मौका मिला, आपने हमजा शहबाज साहब को आगे कर दिया, और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने उसको देख लिया। देखें, महमूद खान अचकज़ई को भी इसलिए आगे किया गया, कोई अदम एतमाद नहीं है पार्टी रहनुमाओं के ऊपर, बिल्कुल पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई इमरान खान के साथ खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई को इसलिए लिया गया है कि मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए और उनके हक में उन्होंने बात की। वो ये समझते हैं कि ये एक जमहूरी शख्स है, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है, तो इसलिए अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर ऐसे शख्स को होना चाहिए। और दूसरा एक ये बिल्कुल खौफ है थोड़ा सा कि हम जिसे भी नामजद करेंगे वो किसी न किसी मुकदमे में नामजद हो जाएगा, और हो सकता है कल वो भी नायल हो जाए और अगले अपोजिशन लीडर से भी आप हाथ ना धो बैठे। इसलिए महमूद खान अचकज़ई और राजा लामा नासिर अब्बास को नामजद किया गया। नामजद किया गया। शकील करार साहब, दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ जाएंगे, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 51% लोग 2026 के लिए पुरुम्मीद हैं, भारत में 39% और आलमी औसत 24% से कहीं ज़्यादा। इस बुलंद जो उम्मीद की बुनियादी वजूहात क्या है? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो 51% लोग जो हैं वो 2026 के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद है? इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, बात इस पे कल भी हुई थी, इस बोर्ड पे नहीं, लेकिन उम्मीद की बात हुई थी। तो उम्मीद पे तो हम सारी दुनिया कायम है, और पाकिस्तानी खास तौर पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी पुरुम्मीद उम्मीद है लगा के बैठते हैं, और हम भी उम्मीद लगा के बैठे हैं अपनी कौम से, अपनी हुकूमतों में निफाक और सूबाई हुकूमतों से कि वो अच्छे के लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन बात फिर वो यहाँ जाती है कि जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अगर रहता है तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी। और उम्मीद फिर आप सिर्फ ख्वाबों में कर सकते हैं, अमली तौर पर भी आपको एक मुजाहरा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएँ और जमहूरियत को आगे बढ़ाएँ, आइन पार्लियामेंट को आगे बढ़ाएँ। तो उसके लिए फिर आप वही बात है कि आपको कुछ कहीं किसी न किसी हद तक कोई अपने उससे किरदार में या उसमें अपने उस अमल में झुकाव लाना होगा। हम सारा जोर डालते हैं पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई ये करे, पीटीआई वो करे, मशवरे उसको ऐसे देते हैं जैसे मुफ्त में दे रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप भी तो कुछ करें, आप भी तो एक कदम आगे बढ़े। अब मुज़ाकरात सुन रहे थे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए, तो आप इससे बड़ा फिक्रा आपके लिए कोई नहीं होगा बैरिस्टर गौहर का कि मैं हालात की बेहतरी के लिए इस मुलाकात की भीख मांगता हूँ। इससे बड़े और अल्फाज वो क्या पेश करते। इस पर मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि आपके इस लफ्ज़ को मुनफी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने कहा जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन मैंने जो बात करनी थी कर दी, और जिस गहराई में की गई वो बात वो समझ चुके हैं कि बस कर दे। अब इससे ज़्यादा आप कितना आप जुल्म करेंगे, कितना आप तरीके इस्तेमाल करेंगे और रुकावटें खड़ी करेंगे। तो बात देखिए ना, अगर सियासत में हमारे यहाँ गर्मी है, तनाव है, तो हम मईशत की बात कैसे कर सकते हैं? हम खाली उम्मीदों पे तो काम नहीं चलेगा ना। उम्मीदों पे मुल्क तरक्की नहीं किया करते हैं, अमली तौर पे किया करते हैं। तो आप लाए, विजन लाए, 2026 का विजन दें और अमल करें। कोई आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना पड़ेगा। ये तो ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक तमाम उन्होंने सारी बात पाकिस्तानी को उम्मीद पे की है। बिल्कुल सगीर चौधरी साहब, पाकिस्तान ने मौशी खुशहाली और आलमी अमन की तवक्को में भारत और आलमी औसत को पीछे छोड़ दिया है। क्या ये उम्मीद हकीकी मौशी बेहतरी की अक्कासी करती है या ज़्यादातर नफ्सियाती है? ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई है खैर। और भारत जो बड़ी बढ़के मारता था कि मैं 5वीं बड़ी इक्तिसादी कुव्वत हूँ दुनिया की,
ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे है, इसने ये बात तो एक बेहतर की है। बाकी दूसरी जो पाकिस्तान में बेहतरी आई है वो आई है हमारी जो दफाई सलाहियत है उसमें, और वो मार्का है की सूरत में आपने देखा पिछले साल 2025 में सबसे ज़्यादा जो हमने बेहतर परफॉर्म किया वो अपने दिफाई शोबे में किया। डेफिनेटली दिफा मजबूत होगा तो मुल्क भी मजबूत होगा, लेकिन बाकी जो हमारे मुआशी इशारे हैं वो बहुत नीचे हैं। ये सर्वे है 52% लोग कहाँ किस जगह से 52% लोगों की राय ली, आपसे पूछा 51% लोगों की 51% भी 52% भी है। चले सर सामने तो आ गई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी बात कि 1994 के बाद की बुलंद तरीन उम्मीद की सदा जाहिर की गई है। इसमें जो साहब आपकी बात रोकने में माफी चाहता हूँ, एक बात अच्छी है और ये कहा कि पाकिस्तान की जो अमन की जो कोशिश है वो बेहतर है भारत के लिए। ये अमन की कोशिश जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान की इससे भी मजीद बेहतर होगी 2026 में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस हवाले से बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान शायद बहुत तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बहुत आगे चला जाएगा, तो ये देखें हकीकत पसंद होना चाहिए। आपके मुल्क में तो सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है ना, आपसे एक से पायदार बनाने के लिए हुकूमत को फौरी कौन से इकदाम करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें सबसे पहला इकदाम तो ये है कि आपको सियासी इस्तेहकाम लाने की जरूरत है। अचकजई की बातें हो रही हैं, अपोजिशन लीडर की बातें हो रही हैं। भाई उसको अगर अपोजिशन लीडर ले आएंगे तो क्या असम्बली का हाल गिर जाएगा? मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी, इत्तेहादी जो है वो सारे तितर बितर हो जाएंगे, क्या होगा? भैया एक जमहूरियत का हुस्न बरकरार रहेगा ना। आप उस मिसाल से निकल जाएंगे कि अपोजिशन लीडर के बगैर असम्बली चलती थी, तो आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। बात की साथियों ने कि मुज़ाकरात की भीख, भाई ये लफ्ज़ उस वक्त बोले जाते हैं जब आप बहुत तंग आ जाते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहता और आपको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, तो देन आप इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो गौहर साहब जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, वो लफ्ज़ों का चुनाव हमेशा बड़े समझ सोच कर करते हैं। लेकिन कुछ बाज़ औक़ात बंदे की मजबूरियाँ होती हैं कि बंदा ज़बान से लफ्ज़ ना चाहते हुए भी अदा कर देता है। तो मुज़ाकरात कर लें आप। अगर आप एक बड़ी जमात है, उसने एक मैंडेट लिया हुआ है, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, आप उसको साथ मिला के नहीं चलेंगे तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह तरक्की कर सकते हैं? केपी को आप इग्नोर कर सकते हैं? केपी सिक्योरिटी के एतबार से कितना अहमियत का हामिल है, आपको सबको पता है कि हमारा स्टेक है वहाँ पर। देखें एक तरफ हमारी पूरी एक बाउंड्री है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, 2 सूबे हैं उसमें, और पूरा एक हमारा दुश्मन अब जो बना हुआ है अफगानिस्तान, और उसके साथ जो भारत उसका कर रहा है, तो वो केपी बहुत अहमियत का हामिल है। हमने उसको भी साथ लेके चलना है। हमने तो सबको दीवार के साथ लगाया हुआ है और अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। देखें जब मुल्क की बात होती है तो ज़ाती मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, नहीं देखा जाता कि इसमें हमारा ज़ाती फ़ायदा कितना है और मुल्क का कितना फ़ायदा है। उसमें मुल्क का फ़ायदा जो है उसको मुकद्दम जाना जाता है, मुल्क का फ़ायदा तो कोई नहीं सोचता। ये गैलप सर्वे रिपोर्ट जो है इसमें 2 चीज़ें तो ठीक हैं, बाकी सारी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की और IMF की जो हम ही रिपोर्टें उनको दे रहे होते हैं, वही रिपोर्टों को वो इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करके हर साल हर 6 महीने बाद एक नई रिपोर्ट जारी कर देते हैं। तो बाकी चीज़ें देखें जो ऑन ग्राउंड हैं वो हमें भी पता है कि कौन सी हमारे जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आई है, लेकिन जहाँ पे बेहतरी नहीं आई वो हम बात ज़रूर करेंगे। और आपका जो सवाल है बिल्कुल वैलिड है कि बेहतरी किस तरह आ सकती है। बेहतरी भाई आप सियासी इस्तेहकाम ले आए, देखें बेहतरी कैसे आती है, मिल बैठ कर बातें जिस करें। तरीके से सगीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर आप मस्जिद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुल्क में मौशी हालात जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, एक आम आदमी का भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। आप इस बात से कितने मुत्तफिक है? जी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं थोड़ा सा इस सर्वे का आपको हवाला दे दूँ। ये 60 ममालिक में सर्वे किया गया, इंटरनेशनल लेवल का सर्वे है, जिसमें बताया गया कि माशी तरक्की और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया गया और 51% लोग बड़े पुरुमीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान में बनता है। इक़्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तान 2026 जो है खुशहाली का साल समझते हैं इस सर्वे के मुताबिक, और 39% जो हैं वो कहते हैं कि उम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज़्यादा है। भारत में 39% लोगों ने कहा कि जी भारत माशी लिहाज से तरक्की करेगा, और इस उम्मीद इसमें अब ये है कि ये 1994 के बाद आपने हवाला दिया कि सबसे पहला मौका है कि हम मईशत के हवाले से थोड़ी हम
भारत से आगे एक दो पॉइंट बढ़े हैं। उम्मीद इससे है, उम्मीद है, अवाम इस उम्मीद हवाले से है। बात की है। भारत की करेंसी इस वक्त दबाव का शिकार है। भारत के अंदर जो अक़लियतों का हाल किया जाता है वो सबके सामने है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जाता है वो सबके सामने है। अब और सिख बरादरी के साथ जो जुल्म किया जाता है, सिखों की आलमी सतह पे आवाज़ बुलंद हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बड़ी उम्मीद है। और इस साल अगर हम ये सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ जाएं और कोई रास्ता बन जाए, कोई अपोजिशन के साथ बैठ के बात हो जाए, कोई रास्ता बन जाए, कोई मुफाहमत बन जाए, फार्मूला वही है, मिट्टी पाओ, फार्मूला वही है कि जनाब आप टकराव छोड़ें और कौन छोड़े, गवर्नमेंट या पीटीआई? दोनों तरफ से। और पीटीआई जो है पहल वो करे टकराव छोड़ने की, फिर गवर्नमेंट पर भी मीडिया के साहब, आपका फार्मूला पता चल बनेगा। गया। और फार्मूला ये है कि आप कोई ना कोई मुफाहमत करें और मुफाहमत के नतीजे में मुल्क को भी आगे बढ़ने दें और अपनी भी सियासत को आगे बढ़ाएं। लास्ट एक कमेंट लेना चाहूँगी असगर चौधरी साहब आपसे। 1994 के बाद 2025 में अवाम ने इत्तेमाद का इजहार किया और अवाम को लग रहा है कि 2026 जो है आने वाला जो साल है वो बहुत ही बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं इस गैलप के सर्वे से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ख़ुद उम्मीद है, अमन की उम्मीद है, और अमन की उम्मीद मुझे मई 2025 में पैदा हुई है। जो हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब हमें यकीन हो चला कि हम अमन से रहेंगे और हमारे ऊपर कोई जारियत मुसल्लत नहीं होगी। खुशहाली का जहाँ पर आज रात को ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 12:01 पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी का उन्होंने ऐलान किया, वो भी हमें उम्मीद हुई। लेकिन साथ ही जो उन्होंने LNG की कीमतों में उतना ही इजाफ़ा कर दिया, उससे थोड़ी सी तशवीश भी हुई। बिल्कुल सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। दोनों फ़रीक़ों को कदम बढ़ाना चाहिए इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, जो अवाम अपनी वोटों से इन्हें मुंतखब करती है कि कभी कुछ हमारा भी सोच लें, तो शायद उसके बाद जो माशी तौर पर इस्तेकाम है वो इस मुल्क में आ सके, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान माशी तौर पर ख़ासा मजबूत हुआ है। जो PDM 1 के दौरे हुकूमत में जो ये खदशात थे डिफ़ॉल्ट होने के, वो अब दूर हो चुके हैं। और उसका सारा क्रेडिट अगर SIFC को, फील्ड मार्शल को और जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, उन्हें ना दें तो ज़्यादती होगी। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट मेरे ख्याल में समुंदर पार पाकिस्तानीज़ को जाता है, जो अरबों रुपए आपको भिजवाते हैं। तो नए साल में उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल कर लें, उन पर भी कुछ पाबंदियाँ कम कर दें, एयरपोर्ट पर उन्हें भी VIP का दर्जा दे दें, उन्हें भी इजाज़त दे दें कि अपना एक साथ मोबाइल अपने बच्चों के लिए भी वो ला सकें या लैपटॉप ला सकें। तो मेरे ख्याल में ये मज़ीद बेहतर हो सकता है, ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। 1994 के बाद हमने देखा कि 2025 में अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद, अवामी उम्मीद, स्टॉक मार्केट की तेज़ी और सरकारी आदादोशुमार में हम आहंगी नज़र आ रही है। तो उम्मीद तो यही है कि 2026 जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से। अपने एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनमें तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सगीर चौधरी साहब और असगर चौधरी साहब शामिल थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।